आज की क्लास का जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है दैट इज मई जून 2025 पेपर 1-3। सही है। पेपर वेरिएंट अगर आप देखेंगे तो पेपर वेरिएंट ओ लेवल्स का 2281 होता है। लेकिन हम कर रहे हैं कौन सा पेपर भाई? हम कर रहे हैं आईजीसीएसई का पेपर। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि एवरी पेपर इज द सेम। इट्स द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। भाई यार ये एनोटेशन हटाना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये रहा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एमसीक्यू आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? और ये मैं अमूमन एग्जाम्पल क्लास में भी कोट करता हूं। देखें 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आई विल गिव यू द पोलिंग ऑप्शन। ओके। इस एमसीक्यू में डिफिकल्टी हुई है बच्चों को। 30 सेकेंड्स पोलिंग का टाइम है। 30 सेकेंड्स बाद ये एग्जिट हो जाएगा पोल। एंड नाउ 80% लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी जवाब दिया है। ए इज द राइट आंसर बिकॉज मनी इज नॉट कैपिटल। मनी इज नॉट कैपिटल। शेयर्स आर नॉट कैपिटल। सही है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट कैपिटल। तो कुछ बच्चों ने फार्म शॉप भी सेलेक्ट किया था। अब शॉप इज अ मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? कैपिटल हो गया। सही है। लेबर तो लेबर ही है, वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ट्रैक्टर भी कैपिटल है। तो ये है छोटी छोटी चीजें आसान आसान एमसीक्यूज में जो बच्चा अमूमन भंड मार देता है। आ जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ पर्सन एट होम makes small cakes. She can make 30 cakes an hour and works for 4 hours a day. The total cost of the ingredient is 50 and she sells cakes for $2 each. What is the opportunity cost if she takes a working day for a holiday? Now, very important, she is working. So if she is working, she is producing कितने cakes? 30 into 4, 120 cakes बना रही है। और उन सारे केक्स को वो सेल कर रही है। और सेल करके उसको मिल रहे हैं कितने पैसे? $120। सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट वी सैक्रिफाइस्ड, व्हाट वी गेव अवे। सही है। तो अब आंसर या तो बी है या तो डी है। अब मैं आपके सामने पोलिंग ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोग अपने आंसर्स को सेलेक्ट कर सकें। एज एक्सपेक्टेड फड्डा हो गया भाई बीओडी पे। 60-40 चल रहा है। ओह। ओह चलें। एंड कर रहा हूँ पोल। एंड 55-45 के रेशो पे हमारा पोलिंग खत्म हुआ है। यानी बच्चे कंफ्यूज्ड है। नाउ लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हैज व्हाट? दे हैव $120, सॉरी $240। सेल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। सही है। $240 ये बंड हो गया भाई से। $240। सही है। तो $240 है। तो व्हाट डिड शी गिव अप? शी डज नॉट हैव शी डज नॉट हैव दीज 120 केक्स। सो डी इज supposedly the right answer because opportunity cost is what we sacrifice. So if she's working, she's getting 100 $240। तो वो तो मिल रहे हैं उसको। तो क्या नहीं मिला ये है जवाब। क्या नहीं मिला ये है जवाब। क्या नहीं मिला?
केक्स नहीं मिले, केक्स बेच दिए, तो 120 केक इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ लेट्स मैनिपुलेट दिस क्वेश्चन. शी टेक्स अ हॉलीडे. सही है. तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो अब आप चैट में बताएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी. इफ शी इज टेकिंग अप हॉलीडे, व्हाट इज शी गिविंग अप? चैट पे जल्दी से. कम ऑन कीबोर्ड वॉरियर्स, जल्दी. टाइम निष्ठा. चैट पे बताओ. अगर वो हॉलीडे लेती है, सही है, इफ शी टेक्स अ हॉलीडे, वो बंदी हॉलीडे ले रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? Nobody is able to answer. Oh my God. But if she takes up a holiday, she is unable to earn $240 minus $50 जो उसके पास कॉस्ट लगी. So the opportunity cost will be $190. आई बात समझ में? क्योंकि उसने क्या सैक्रिफाइस किया? प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया. प्रॉफिट कितना है? 190 है. तो ये है जवाब. सही है. इस तरीके से आपने देख लिया इस एस्पेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के क्वेश्चन को दोनों एस्पेक्ट से देख लिया. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. An economy produces different types of goods using limited resources. This can be illustrated by a PPC. तो ये आपके पास आ गया PPC. और पॉइंट X का जिक्र किया हुआ है. अगर आप देखें पॉइंट X is showing full employment. What does the point X on the PPC show? All resources are used for the production of consumer goods. तो क्या सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं? जवाब है थोड़े कैपिटल गुड्स भी बनने हैं. तो ए आंसर नहीं हो सकता. मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स देन कंज्यूमर गुड्स. तो अगर आप देखें तो ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट हो रहे हैं? इनटू मेकिंग कंज्यूमर गुड्स. तो बी भी नहीं हो सकता. Resources are allocated to produce a mixture of consumer and capital goods. This is the most valid answer. कि मिक्सचर बना रहे हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स कुछ कैपिटल गुड्स. ज्यादा कम की बात ही नहीं है. सही है. तो सी इज द राइट आंसर. टोटल रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड. ये डी गलत है. लेकिन अगर मेरा पॉइंट एक्स इनसाइड होता तो ये डी सही हो जाता, सिर्फ इस सिचुएशन का. आगे भी बात समझ में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड वी हैव what is the function of price mechanism in a market economy. तो प्राइस के कुछ फंक्शंस होते हैं. पहला होता है सिग्नलिंग. वो सिग्नल देता है प्रोड्यूसर्स को कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. सही है. जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सिग्नल मिलेगा कि ये प्रोड्यूस करना चाहिए. दूसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो अगर मेरे पास लेट्स से दो चीजें मैं प्रोड्यूस करता हूँ, लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ और मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, तो अब क्या होगा? मेरे पास ज्यादा बच्चा इको पढ़ने के लिए आ रहा है तो मैं ज्यादा टाइम इको पे लगाऊंगा बिकॉज मेरी डिमांड इको में ज्यादा है. आई कैन अर्न मोर मनी इन इको. तो एलोकेट करूंगा मैं अपने टाइम को ज्यादा कहाँ पे? इन इकोनॉमिक्स. और तीसरी चीज है सिग्नलिंग, एलोकेशन एंड राशनिंग. देखें, आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट्स से आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो अब ये 10 यूनिट आप किसको सेल करोगे? द वन हु कैन पे द हाईएस्ट प्राइस. तो द प्राइस इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. यू विल ओनली गिव इट टू पीपल हु कैन पे हायर प्राइसेस. तो अब अगर ऑप्शंस को देखें, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड गाइडिंग चॉइसेस, दिस इज एन आंसर क्योंकि एलोकेशन हो सकती है. But we'll move on to the next one. Allowing government to provide. अच्छा, अब गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म में नहीं आती है क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है. इनेबलिंग मार्केट्स टू ऑपरेट फेयरली. नहीं, फेयरली तो मार्केट ऑपरेट ही नहीं करती है. जो अमीर होता है वो फायदा उठा सकता है और जो मजबूर होता है उसी का फायदा उठाएगा. प्रिवेंटिंग कंपेटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट. नहीं, द कंपेटिटर्स विल एंटर द मार्केट. इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. तो यहाँ पे कंपटीशन तो होगी ही होगी. Now, moving on to the fifth one. Now, the fifth MCQ is relatively very simple.
The diagram shows demand and supply schedule for rice. The current price is 2 per kilo. तो 2 पे देख लेते हैं, हमारी डिमांड 10 है और सप्लाई 25 है। तो एक अल्फाज में अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो ये क्या होगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज अ सरप्लस। सही है। व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस इज रिड्यूस टू $1? $1 हो गई तो डिमांड 30 हो गई और सप्लाई 15 हो गई। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। हमने यहाँ पे लिख दिया कि देयर इज अ शॉर्टेज। सही है। अब शॉर्टेज हो गई तो what happened, we were in a surplus, we moved into a shortage. The demand curve will shift to the left, नहीं price change हुई है तो there will be a movement. The market will move from a shortage to a surplus. गलत, from a surplus to a shortage, and you can see C is the right answer. So yeah, so this is how you tackle MCQ. So yeah, you need to be writing your stuff. So yeah, if you're just focusing mentally, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आ जाए अगले एमसीक्यू का। The market shows चेरीज की मार्केट है चिली में। डायग्राम मार्केट चिली की, सॉरी चेरीज की मार्केट चिली में बता रहा है। व्हाट वुड कॉज अ चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम ई टू E1, E1 टू E2? सो दिस बेसिकली मींस कि हमारा डिमांड कर्व बढ़ गया है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस एंड सी कि किससे डिमांड कर्व बढ़ता है। A newspaper article stating cherries are good for your health. So if this happens, the demand will increase. A is the right answer. लेकिन हम दूसरा ऑप्शंस भी देखते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लर्निंग है। पुअर हार्वेस्ट फॉर चेरीज, तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी। एन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ चेरीज, इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो लोकल प्रोडक्शन भी हो रही है, इंपोर्टेड भी हो रही है, तो ये सप्लाई बढ़ा देगी। द गवर्नमेंट रिड्यूसिंग टैक्स ऑन चेरी, सेल्स टैक्स, तो इससे सप्लाई बढ़ जाए, इससे सप्लाई ही अफेक्ट होगी। सही है। तो ऑप्शन ए ही वैलिड है। ओके, now a very easy MCQ. A German car producer estimates the PED of its car to be minus 2.0. सही है। What can be concluded from this statement? Look at the options. सही है। फिर मैं पोलिंग ऑन करूंगा क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर आप जब पोलिंग ऑन करते हैं तो होता ये है कि हम पोल को क्लोज करते हैं, फिर पोल ओपन नहीं होता। तो गिव अस टाइम टू स्टडी द ऑप्शंस एंड देन ओपन अप द पोल। सो लुक एट द ऑप्शंस। Okay, opening up the poll now. Okay, भाई बाकी सारे बच्चे भी आंसर करें। सो हमारे पास 60% लोगों ने सही जवाब दिया, इट इज प्राइस इलास्टिक, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी जवाब दिया। अब देखें, हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं सिर्फ नंबर से। द पीडी इज ऑलवेज गोइंग टू बी माइनस। सही है। आप सिर्फ नंबर देखोगे, नंबर ग्रेटर देन 1 है, इट्स इलास्टिक। इफ इट्स लेस देन 1, इट्स इन इलास्टिक। यू जस्ट इग्नोर द माइनस साइन एज इफ यू वर इग्नोरिंग योर एक्स। सही है ना, तो आप इग्नोर कर दें उसको। सही है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay. Now, this is again a question on elasticities. Supply curves of four firms. Which firm has a PES of greater than zero but less than one? So basically, they want to figure out which one is inelastic. सही है। अब अगर इसको देखें तो ये बहुत आहिस्ता से ऊपर जा रहा है। ए इलास्टिक है। सही है। बी बी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, therefore it is inelastic. C is perfectly inelastic और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0. D is starting from the origin. Look at the origin, it's starting from the origin. Therefore D is unitary. अब आप देखेंगे कि पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ है कि which is less than 1 but greater than 0. So we need to figure out which is elastic. B is the right answer.
Okay, now another easy one. Let's get started. Which combination? This will be a polling MCQ, तो आप पोल करेंगे, आप लोग ऑप्शंस भी देख लें खुद से. The combination correctly describes feature of market economic system. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट करती है या प्राइस मैकेनिज्म. एंड ओनरशिप ऑफ लैंड, अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है तो प्राइवेटली ओन्ड होगा या गवर्नमेंट ओन करेगी. So this is the MCQ. Look at the points that validate both the columns, and I am opening up your poll now. 50% participants have polled and they are correct. और फिर हमारे पास आ गए वो लोग जिनको ओके सीईओ जो हैं उन्होंने वो केक वाले एमसीक्यू से पूछा था. तो अब जब क्लास एंड होगी तो मैं एंड में वो एमसीक्यू वापसी ओपन कर लूंगा. ओके, नाउ आई एम एंडिंग द पोल. हमारे पास 88% लोगों ने सही जवाब दिया. आई डिड नॉट गेट 100% ऑन दिस वन. बी सी डी, तो ये तीन ऑप्शन हैं जो बच्चों ने सेलेक्ट किया. सी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइस मैकेनिज्म होता है. गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में. पता नहीं बी कैसे सेलेक्ट किया हुआ है. और डी, डी जिन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल रहे हैं कि लैंड और कैपिटल इज ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर गलत है. सही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ अनदर इजी एमसीक्यू. सही है, इजी पीजी. A central bank raised the interest rate from 1% to 4%. 1% से आप 4% पे चले गए. How would this change have affected the amount saved? So if the interest rate is high, the amount saved will be low. Low का मतलब हो गया decreased. नहीं नहीं नहीं. Amount saved will be high. सही है. It means we have increased. सही है. And the cost of borrowing has also increased. सही है ना. तो ये आपका आंसर हो गया डी. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यू विल सेव मोर, एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल आल्सो इंक्रीज. हेंस डी इज द राइट आंसर. ओके, व्हाट इज अ नॉन वेज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ एन ऑक्यूपेशन. नॉन वेज, सिर्फ नॉन वेज ढूंढ लोगे आंसर निकल. सही है. मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं, आप ऑप्शंस देखें. जो नॉन वेज है, नॉन वेज सिर्फ, वो है आपका आंसर. तो लुक एट द नॉन वेज ऑप्शंस. The poll begins in 3, 2, 1. Yes, Hasnain, आप सही हैं. Okay, so I am ending the poll and D is the right answer. And unfortunately, बहुत सारे बच्चों ने A B C सेलेक्ट किया है. वो बोल रहा है नॉन वेज. भाई वेज नहीं है, पैसा नहीं आएगा इसमें. क्या ओवर टाइम वर्क is a wage factor? Yes, if you work overtime, you get paid more. Hourly rate पैसा ही है ना यार ये. अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फाइनेंशियल बोनस, ये भी वेज फैक्टर ही है. इसमें वेजेस का जिक्र है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आपको सिर्फ वो चूज करना था जिसमें वेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है. सही है. तो डी इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्रीटी टेक्निकल. लेट्स लुक एट द एमसीक्यू फर्स्ट. Workers in secondary sector earn more on average workers in tertiary sector. तो भाई secondary ज्यादा कमा रहा है. सही है. Usually tertiary ज्यादा कमाता है. Which combination will most likely increase differences in wage between workers secondary and tertiary sector of an economy? तो क्या combination wages increase ये wages का difference होने की reason क्या है, क्यों secondary ज्यादा paid है? Increased productivity, yes, secondary would be paid more. Decreased demand for the product, नहीं भाई, अगर secondary की demand कम है तो wages भी कम है.
increase supply of worker. नहीं, सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? वेजेस कम हो जाएगी सेकेंडरी सेक्टर की। वीकर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन, तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में ट्रेड यूनियन वीक है तो वेजेस कम होगी, तो बचा ही ए आपके पास, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सही है ना? तो यही आपके पास आंसर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो, लेट्स लुक एट टर्शरी सेक्टर, इंक्रीज सप्लाई ऑफ वर्कर। तो अगर सप्लाई बढ़ रही है इसका मतलब वेजेस कम है वहां पे, सही है। दैट इज द टू बेस्ट आंसर्स। ए, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ दिस इज एन इजी वन, सही है। ग्राफ देख के घबराने की जरूरत नहीं है। A firm increases the scale of its production, the ATC, in the long run is shown below. At which point on the ATC curve is firm experiencing diseconomies of scale? Diseconomies of scale का मतलब होता है average total cost का बढ़ जाना। Look at your options and I will be opening up the poll in 3, 2, 1. Okay. जबरदस्त। सो तकरीबन 90% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने नहीं किया भाई वो पार्टिसिपेट करें। देखें, ए और डी ज्यादा चोजन आंसर्स थे। ए क्योंकि एटीसी ज्यादा थी तो बच्चों ने बोला कि भाई ये है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई पहले आती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और फिर फर्म जब बड़ी हो जाती है फिर आती है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सिर्फ डी डिसइकोनॉमीज को शो कर रहा है। ए इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट हो रही है, बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बी से सी के दरमियान कांस्टेंट रिटर्न्स है, मतलब ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। डी पे एवरेज कॉस्ट बढ़ गई है, दिस इज अ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये 13th एमसीक्यू, अ गुड वन। What is most likely to increase the demand for labor in an industry? कब लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी? लुक एट द ऑप्शंस। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल, तो अगर मशीनें सस्ती हो जाएगी तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, तो ए नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर लेबर कम प्रोडक्टिव है तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, डिमांड कम। एंड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो हम सबको पता है कि लेबर इज अ derived डिमांड, तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ लेबर भी बढ़ेगी। सी इज द राइट आंसर। एंड इंक्रीज इन द वेज पेड टू लेबर इन द इंडस्ट्री, तो अगर वेजेस चेंज होंगी तो दिस विल लीड टू अ मूवमेंट। हेंस आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ सी ही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, सही है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 100। द टेबल शोज डेली वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 200 है, दूसरे की 360, 500 और 720 टोटल, सही है। हमें एवरेज कॉस्ट के बारे में बताना है, तो एवरेज कॉस्ट दी भी नहीं है, तो वी विल नीड टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट, तो 100, 100, 100। फिर मैंने लिख दिया टोटल कॉस्ट, तो 200 प्लस 100, 300, 460, 600, 820। ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल, तो मुझे डिवाइड बाय यूनिट्स करना है, एटीसी। तो 1 से मैं डिवाइड करूंगा 300 को, तो आ गया 300। 460 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। 3 को 600 से करूंगा तो 3 को 600 से करेंगे तो क्या आता है? 200। और 4 को 820 से करूंगा तो मेरे पास 20
205 जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन इट वुड बी 205, समथिंग अबव 200 से, आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर एट द मोमेंट. So it falls continuously. So it's falling, falling, and then it's increasing. It is the highest at output 4. No, it's highest at output 1. It's lowest at output 3 units. So yes, it's lowest at output 3 units. It rises continuously. No, it's falling and then rising. तो ये आपको कैलकुलेशन के बगैर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा. जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, you will not be able to make it. Okay, so let's move on to the next one. A market changes from being very competitive to being a monopoly. तो परफेक्ट कंपटीशन से वो मोनोपोली पे चली गई है. अब मोनोपोली करती क्या है? मोनोपोली क्रिएट्स अ शॉर्टेज. शॉर्टेज का मतलब क्या है? वो जानबूझ के आउटपुट कम करेगी ताकि शॉर्टेज हो, और शॉर्टेज की वजह से वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सके. तो आउटपुट कम और प्राइसेस ज्यादा. हेंस द आंसर इज बी. सही है. तो नाउ 16th एमसीक्यू तक हम माइक्रो पे गए. अब हमारे पास 17th से मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा. और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस पेपर में एक आध क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, बस वही बच्चों को मसला करेगा. बाकी कंपैरेटिवली द पेपर इज relatively easy. What is most likely reason for a government to aim for price stability? तो प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन को कम रखने का क्या रीजन है? टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस. क्योंकि अगर प्राइस लेवल्स कम होंगी तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस होगी. तो ए कैन बी द आंसर. लेकिन विल रीड बी, सी एंड डी. टू इंक्रीज वेज डिमांड्स, टू इंक्रीज वर्कर्स वेज डिमांड. नहीं भाई, अगर स्टेबिलिटी है तो वेज डिमांड ज्यादा नहीं होगी, सही है ना? तो ये नहीं हो सकता. टू रिड्यूस कंज्यूमर एक्सपेंडिंग. देखें, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग कम स्पेंड करें, क्योंकि अगर लोग कम स्पेंड करेंगे तो गवर्नमेंट को भी कम टैक्स रेवेन्यू मिलेगा. दैट इज व्हाई सी नहीं हो सकता. टू रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स. ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स. तो गवर्नमेंट ये तो चाहेगी कि वो कम स्पेंड करें ऑन ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स. लेकिन अगर वो डी करना चाह रही थी तो वो यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी नहीं देती. वो बोलती है कि गवर्नमेंट का क्या एम है? अनएम्प्लॉयमेंट कम करने. प्राइस स्टेबिलिटी का ताल्लुक एज सच अनएम्प्लॉयमेंट से होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता है. तो improve international competitiveness is the best answer in this scenario. Okay. Now, the next question is a bit technical, but I would want you people to participate and to give me the answers. So, yeah, a country's unemployment rate increased from 3.6 to 4.2 in 1 year. What might be a consequence for tax revenue and welfare payments, यानी unemployment benefits? आप लोग ऑप्शंस देखें. टैक्स रेवेन्यू एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. मैं पोलिंग ऑन करूंगा तो you'll be answering in the polls. Okay. Poll has launched. जबरदस्त. 70% लोगों ने जवाब दे दिया है. दैट इज गुड. 91% लोगों ने सही जवाब दिया है, Which is B. जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा और वेलफेयर पेमेंट्स बढ़ जाएगी. तो बेसिकली आसान एमसीक्यू था. एक बच्चे ने जिसको खुदकुशी करनी है वो डी सेलेक्ट करके बैठा. टैक्स रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है? व्हेन पीपल आर नॉट वर्किंग so they will not buy goods, indirect tax will come. They are not earning, direct tax will come. So 18th का answer is B. Oh, we missed an MCQ. 19. In a country, some highly paid workers reduce their working hours because of very high income tax rates at high levels of income. तो कुछ लोग जो ज्यादा कमाते हैं उन लोगों ने अपना
काम का ड्यूरेशन कम कर दिया ताकि वो कम कमाए। सही है, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इनकम टैक्सेशन? इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी फॉर वर्कर। नो, सर्टेनिटी है, पता है कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स देना है, तभी तो वो कम कर रहे हैं, तो सर्टेनिटी है। आंसर ए नहीं हो सकता। इट डज नॉट मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यू, यस, क्योंकि फिर ज्यादा टैक्स लोग नहीं दे रहे हैं एंड इवेंचुअली दे आर वर्किंग फॉर लेस आवर्स। इट इज इनइक्विटेबल फॉर लोअर इनकम अर्नर्स। तो देखें, जितना ज्यादा कमा रहे हो उतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। So it is not regressive and it is progressive, which means it is equitable for lower income earners. तो ये भी नहीं हो सकता। Let's move on to the next one. What is most likely to be a reason for taxing oil? Look at the options. मैं पोल ओपन कर रहा हूं। दो दो बच्चे ऐसे हैं जिन पर खुदकुशी फर्ज हो चुकी है। दो बच्चों ने गलत जवाब दिया। तीन, चार, पांच। अरे क्या हो गया, बावले बावले हो गए हो। एक बच्चे पे तो फर्ज है। मैं बताता हूँ किस बच्चे पे फर्ज है, और मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताना आप के भाई, आप आर यू इन योर सेंसेस? जब गाय बकरे का जब ज़िबा हुआ तो आप बड़े घबरा गए, तो वो सिचुएशन तो नहीं है। अगर हम टैक्स लगाएंगे तो वी नीड टू कंजर्व ऑयल रिसोर्सेज। हम कम प्रोड्यूस करेंगे, टैक्स लगेगा, प्राइस बढ़ेगी, कम कंजम्पशन होगी, तो पेट्रोल की बचत होगी, जो पाकिस्तानी हुकूमत आज कर रही है। तो ए इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने, ज्यादा बच्चों ने सी सेलेक्ट किया। ज्यादा से मुराद जो गलत आंसर में ज्यादा सेलेक्ट हुआ वो सी हुआ, टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आप टैक्स लगाओगे ऑन ऑयल तो आपकी पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। भाई ऑयल तो एक ऐसी चीज है जिस पे इन्फ्लेशन भी डिपेंडेंट है और उस पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी। तो पेट्रोल ज्यादा होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसीलिए तो अमेरिका भूखा बना हुआ है, पूरी दुनिया के पीछे भागता है, वो जहां पे तेल दिखता है बोलता है ये मेरा है। सही है ना? तो ऑयल पे टैक्स होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, क्योंकि उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। एक बच्चे ने डी सेलेक्ट किया था, वो लेजेंड। वो प्रो मैक्स कौन है? पेट्रोल पे टैक्स लगाया हुआ है और वो बोल रहा है टू रिड्यूस ऑयल। ये है कौन? बस मुझे ये मिल जाए। सही है ना? तो भाई ये डी कैसे हो सकता है भाई? आर यू इन योर सेंसेस? ओके। Brazil's GDP fell by 3.8% in a year. What might have caused this? तो अगर जीडीपी फॉल हो गई 3.8% इन अ ईयर, व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस? इफ द इंपोर्ट्स हैव डिक्रीज्ड, है, तो नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट इज नेगेटिव। अगर ये कम होगा तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ेगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अ डिक्रीज इन इनकम टैक्स, इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, तो पीपल विल सेव मोर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगी। जैसे ही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो रियल जीडीपी फॉल हो जाएगी। एंड सी इज द राइट आंसर। A factory owner invests in technologically advanced industrial production by building new large-scale energy-efficient factories. What is a negative consequence for local people? Negative consequence for local people. Look at the options A, B, C, D. I'll be opening up the poll in 5 seconds. Okay, the poll has been launched. बहुत जबरदस्त।
ये शुरू के 10-15 बच्चे हैं ना जो जवाब देते हैं फट करके, लेवल है उनका। अब गलत आया, ये जो भी था ना, आप गलत दे रहे हैं। ओके, ओके। सो एंडिंग द पोल, 74% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा, बच्चों ने डी सेलेक्ट किया। ये बच्चे खुदकुशी के हक में नहीं है, ये अच्छे बच्चे, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए थे। लोअर एमिशन ऑफ कार्बन गैसेस, तो जाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी है और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी उसने बोला हुआ है, सही है ना, एनर्जी एफिशिएंट, तो कार्बन एमिशन कम होगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर लोकल पीपल। नेगेटिव बताना, ये तो तुम पॉजिटिव बता रहे हो डी पे, तो आप पे खुदकुशी फर्ज नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए थे, हैं? आ जाए 23 पे। Country X measures unemployment by counting the number of people claiming unemployment benefit. Why might this method underestimate the level of employment? Unemployment. Say, now this question, to be very honest, it's a bit tricky. Say, अब let's look at the options. Some benefits claimant worker are working unofficially. Yes, this can be the answer. Some employees work overtime. नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। Some job seekers do not claim benefits. Yes, ये भी आंसर हो सकता है कि claimant count क्यों inaccurate है, क्योंकि कुछ बंदे काम कर रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो काम नहीं कर रहे वो बेनिफिट नहीं ले रहे। तो दोनों सूत्रों में क्लेमेंट काउंट इज इनएक्यूरेट। सम पीपल आर अनेबल टू वर्क, तो वो तो क्लेमेंट काउंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ए और सी में आंसर है। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अंडर एस्टिमेट करेगा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एस्टिमेट, यानी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो नहीं दिखा पाए, तो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि इफ people are seeking jobs, they are unemployed but are not claiming benefit, तो वो अनएम्प्लॉयड में काउंट ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो आंसर आ रहा है वो ज्यादा है, वो अंडर एस्टिमेट हुआ है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड ज्यादा है और हमारे पास कम लोग आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से 10 पीपल आर क्लेमिंग द बेनिफिट और 100 हमारे पास लेबर फोर्स है, तो हमारे पास 10% की अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गई। जबकि हकीकत में 12 लोग थे, दो लोग जॉब सीकर्स थे और उन्होंने बेनिफिट क्लेम नहीं किया। डिवाइडेड बाय 100, तो दिस वुड गिव मी a lower answer. सही है। And if anyone has issue on this MCQ, you can ask. I'm having some questions. Dawood. Yes, yes. C is better. दाऊद बिल्कुल सही बताया। अजब। Yes. सही है। तो I think you people are on the right track. अबे भाई, कहाँ से क्लास 100? पूरा पेपर कंप्लीट होगा तब जाके क्लास एंड होगी ना। मुझे पता है आपकी एक और क्लास है, लेकिन टेंशन नहीं। अभी हम 24वें पे तो हैं, हमारा 15 मिनट भी है। What is likely to cause deflation? Higher employment. If more people are working, consumer expenditure ज्यादा होगा, aggregate demand बढ़ जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। इंक्रीज मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा होगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दिस इज अ रीजन फॉर डिफ्लेशन, मैंने यही तो लिखवाई थी। बी इज द राइट आंसर। okay. What is the most likely reason that improved standard of education will alleviate poverty? मतलब poverty को खत्म करेगी। सही है। It will decrease the productivity of worker. क्या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी? जवाब है नहीं। It will decrease the rate of unemployment. नहीं। Yes, it will decrease the rate of unemployment. Yes, yes, yes. B is the right answer. सही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो पॉवर्टी खत्म होगी।
It will increase the budget deficit. बजट डेफिसिट बढ़ जाए, कोई तुक नहीं है इसका, सही है। इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पॉवर्टी की बात हो रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो पॉवर्टी कम नहीं होगी भाई। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो पॉवर्टी भी ज्यादा होगी। तो बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर एंड बी इज द राइट आंसर, सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What will increase the country's population, other things being equal? Look at the options, सही है। मैं पोलिंग ऑन करवाऊंगा। पॉपुलेशन किस सिचुएशन में इंक्रीज होगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, इंक्रीज होगी। लुक एट द ऑप्शंस। एंड द पोल इज बीइंग लॉन्च्ड। जबरदस्त। बी इज द राइट आंसर। राइज इन इमिग्रेशन, आई वाला इमिग्रेशन, लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ए आंसर नहीं हो सकता, ई वाला इमिग्रेशन है तो इससे पॉपुलेशन कम होगी। डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो लोग ज्यादा मर रहे हैं, पॉपुलेशन कम होगी। बी इज द राइट आंसर, डी का तो कोई तुक ही नहीं है। ओके। Countrywide decides to specialize in domestic mining of rare metals required for the production of electric car batteries. तो Y ने स्पेशलाइज कर लिया है डोमेस्टिक माइनिंग में रेयर मटेरियल्स के लिए। What is a likely benefit of this for Y? Increased immigration। भाई आप माइनिंग कर रहे हो, इससे लोग एग्जिट करेंगे, ये जरूरी नहीं। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, यस, इफ यू स्पेशलाइजिंग, सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे। इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स का कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ। इंक्रीज टैरिफ रेवेन्यू, यानी इंपोर्ट्स पर टैक्सेस, तो इंपोर्ट्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास 25 का भी बी आया, 26 का भी बी आया और 27 का भी बी आया। तो अब अगला, क्या बी हो सकता है? ये सोच बच्चों की होती है कि 3 लाइन से बी हो गया, अब चौथा बी नहीं हो है। तो क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच सही नहीं है ना। लेट्स लुक एट द ऑप्शन, हो सकता है इसका भी बी हो। ओके। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ स्टील इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी बाय इंक्रीजिंग एन एग्जिस्टिंग टैरिफ। तो यूके की गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दी बाय टैरिफ। Assuming steel is price inelastic demand, what would be the effect on the revenues of German steel producer and UK government? तो मैं आपको एक रूल समझा, देखिए, लेट्स से $10 की प्राइस थी और 1,000 की हम इंपोर्ट करते थे, तो पहले $10,000 जर्मन कंपनीज कमाती थी बाय एक्सपोर्टिंग, एंड यूके इंपोर्ट करता था, तो ये जर्मनी का पैसा था। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, तो लेट्स से टैरिफ लगाने के बाद 10 की प्राइस बढ़ गई और 11 हो गई, लेकिन क्वांटिटी भी तो कम हुई। अब क्वांटिटी कितनी कम होगी? इन इलास्टिक है तो थोड़ी सी कम होगी। लेट्स अज्यूम इट इज 950, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 950 will give me 11 multiply by 950 will give me 10,450। इतना रेवेन्यू अर्न किया किसने? जर्मन्स ने। तो रेवेन्यू का जर्मन्स का रेवेन्यू कम हो गया। और टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ? 1 into 950, तो 950 का टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि भाई टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया तो जर्मन प्रोड्यूसर्स कम पैसा कमा रहे हैं, एंड गवर्नमेंट पहले टैक्स नहीं था तो कुछ भी नहीं कमाती थी, अब कमा रही है तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, अगेन बी, सही है ना। तो अगेन बी। समझने वाली बात ये है कि आपने ये वाली लॉजिक नहीं लगानी कि ए ए ए ए 3 ए हो गए, अब चौथा ए नहीं हो सकता, ये लॉजिक नहीं है। आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए, ये चीज मैटर ही नहीं कर सकती। अगर 30 के 30 भी ए हो तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। The table shows the value of UK pound against US dollars.
तो पाउंड और डॉलर्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि पाउंड वीक हो गया है। सही है, पहले एक पाउंड 1.48 से लड़ता था, अब एक पाउंड 1.32 से लड़ता है। सही है। What will be the likely consequence for the UK government economy in the to change short run of the change in the exchange rate? तो यूके इकोनॉमी क्योंकि वीक हो गई है उसकी करेंसी, तो इम्पैक्ट क्या होगा? इट विल इंक्रीज बजट डेफिसिट। नहीं, बजट का तो ताल्लुक ही नहीं है, हाँ करंट अकाउंट का ताल्लुक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, जब करेंसी वीक होती है तो कलमा क्या था, एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगी, तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए था। An increase in the price of imports, yes, imports will become expensive, therefore C is supposedly the right answer. Okay, moving on to the last MCQ, 30th. The table shows the selection of economic data for a country. Current account balances of the balance of payment क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास ट्रेड गुड्स आते हैं, ट्रेड सर्विसेज आती हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी इनकम आती है। तो सबको इंडिविजुअली देखेंगे, ट्रेड गुड्स को, ट्रेड सर्विसेज को। तो सर्विसेज की एक्सपोर्ट 800 है, इंपोर्ट 200 है, तो ये माइनस होके 600 हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स 1000 है और इंपोर्ट्स 2000 है, तो ये आंसर -1000 हो जाएगा, -500 एंड अ +1000। और अगर मैं 1000 नेट ऑफ कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +100। एंड ए माय फ्रेंड इज द राइट आंसर। So we are done. So I'm ending the recording now.